हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आगामी लक्ष्य के बारे में। यानी बिहार सरकार के द्वारा जो भी लक्ष्य रखे गए हैं कि इस चीज़ को इतने समय तक कंप्लीट करना है उसके बारे में। यानी आज हम लोग का ये सेट नंबर 20 है। इससे पहले आपने अगर बाकी के 19 सेट तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ यानी 1 से लेकर के 20 पार्ट तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आज मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, राइट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब तक जो भी वीडियो हो चुके हैं 1 से लेकर के 19 पार्ट तक और ये आपका 20वां पार्ट है, तो इन सभी को हम कंबाइन करके 1 से लेकर के 1 to 20 सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एक आपका मास्टर वीडियो बना देंगे। पहले आपका ऑलरेडी 1 से लेकर के 10 पार्ट तक बना हुआ था, लेकिन अब इसको भी हम कंबाइन करके एक ही वीडियो में बना देंगे ताकि आप रिविजन्स कर सकें। या फिर अगर आप कहेंगे तो 11 से लेकर के 20 तक बना देंगे, जैसे आप कहेंगे हम करेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा इन दोनों में से 1 से लेकर के 20 तक चाहिए या फिर 11 से लेकर के 20 तक चाहिए। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी 1 से 10 तक बना रखा है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम कमेंट आप कर दीजिएगा, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा रोज़ाना की तरह, तो लगा करके जाइएगा टेस्ट। ऐसे वीडियो को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया था, कब तक? 1 जुलाई 2022 तक रखा गया था, ठीक है। पटना मेट्रो जो रेल परियोजना है इसका पूरा करने का लक्ष्य, पटना मेट्रो रेल परियोजना जो है इसको पूरा करने का जो लक्ष्य है वो सितंबर 2024 तक रखा गया, सितंबर 2024 तक। उसके बाद आता है 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो 100% साक्षरता 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है। हर घर प्रीपेड मीटर जो यहाँ पे लगाने की बात है, लगाने का जो लक्ष्य है वो क्या है? मार्च 2025 तक, ठीक है। मार्च 2025 तक ये बात कही गई है। देखिए, एक्चुअली हम ये लोगो क्यों डालते हैं, ये हमारा ऑनलाइन स्टडी जोन का लोगो डाला जाता है और उसमें एक फ़ोन नंबर दिया जाता है। काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जो टेलीग्राम चैनल, खास करके मैं टेलीग्राम को कहूँगा, वो क्या करते हैं कि हमारे नोट्स को खुद वो डाउनलोड करता है, जिस पे ये लोगो नहीं रहता उस नोट को डाउनलोड करता है या फिर कहीं से भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके वो अपना मार्केटिंग स्टार्ट करता है। इसी के थ्रू बच्चों को जो कि करता है कि हाँ ये हमारा नोट्स है, आप आइए, यही नोट्स दिखाता है और अपना मटेरियल देता है। इसीलिए हम लोग ये लोगो लगाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जहाँ भी आपको ये दिखे बस आपको यही समझना है कि ये हमारी मटेरियल्स है, राइट। देखिए, उसके बाद हमारा क्या आता है, इसको चलो साफ़ कर लेते हैं। तो इसको हम साफ़ करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बनता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया। शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2040 तक। यहाँ पे जो भी लक्ष्य बताया जा रहे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% साक्षरता 2030, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का मार्च 2025 तक, टीवी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया वो 2025 तक, एड्स को समाप्त करने का जो लक्ष्य 2030 तक का लक्ष्य है, 7 निश्चय 2.0 को प्राप्त करने का लक्ष्य 2025। 7 निश्चय 2.0 जो है, यानी 7 निश्चय योजना जो दूसरी बार स्टार्ट हुई है उसको आपको याद रखना है। उसमें कितनी राशि आवंटित की गई है उन सभी को याद रखना है, जो कि इस वीडियो के मैं आपको भी जस्ट बताने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे आपका है कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य। कालाजार को ख़त्म करने का लक्ष्य 2022 तक का रखा गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीवी को 2025, एड्स को 2030, 7 निश्चय 2.0 को जो कि 2025 तक, यानी क्योंकि 7 निश्चय योजना जो है 2020 से 2025 तक की बात कही गई है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। 100% साक्षरता वाला 2030 तक आपको याद रखना है, और ये आपका स्मार्ट मीटर वाला 25 तक। अब बात करते हैं 7 निश्चय 2.0 जो कि 20 से लेकर के 25 तक ये योजना है 5 साल के लिए। इसमें आपको इतनी राशि आवंटित की गई है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है कि 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये पहला प्रश्न जो कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कितना राशि? 5000 करोड़, राइट। अब देखिए, इसमें 7 जो निश्चय योजना है वो कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे लाइन से देख सकते हैं। याद भी मैं आपको कराता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, याद भी हो जाएगा। जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखिए, प्रश्न कैसे कैसे पूछाते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि 7 निश्चय में से कौन इसमें नहीं है, 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत कौन नहीं है। तो 7 निश्चय जो पहला आया था, यानी कि जो 7 निश्चय 15 से 20 तक जो योजना चली थी उसमें से एक डाल देगा, बाकी आपका 3 ये रहेगा, बताएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 7 निश्चय 2.0 का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये सातों नाम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके अंतर्गत 1153 करोड़ की बात की गई है। 1153 करोड़ याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान से सुनना है, जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं युवाओं से कितना जो कि चंदा लेना है, युवाओं से चंदा कितना लेना है? 1151 रुपये का चंदा। चंदा तो इसी तरह से लिया था ना कि जो कि 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपया, तो इस तरह से 1151 याद रखिए, 53 याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1151 रुपये का चंदा यानी 1153 रुपये का चंदा युवाओं से लेना है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब उसके बाद आता है सशक्त महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला, तो देखिए आपको पता होगा कि जनरली जब हम लोग 1 से 8 क्लास तक पढ़ते थे तो वहाँ पे छात्रवृत्ति मिलता था, खास करके जो कि बच्चियों को मिलता था, यानी कि जो गर्ल्स होती थी उनको पोशाक के लिए पैसे दिए जाते थे, स्कॉलरशिप के रूप में मिलता था। तो जनरली उनको कितना मिलता था? 900 रुपये तक मिलता था। तो हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत 900 रुपये उनको मिल रहा है। तो 900 रुपये की जब बात करो तो करोड़ में है, सभी रुपया करोड़ में ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जब बजट या हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, तो उसमें पैसे की बात अगर आती है तो वो करोड़ में ही आता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सशक्त महिला सक्षम महिला 900 करोड़। उसके बाद क्या है? हर खेत तक सिंचाई के पानी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको खेत का पटवन कराना है, आप भी तो किसान ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपने खेत तक पानी पहुंचाना है, जैसे कि पता होगा आपको किसानों के वगैरह में क्या होता है कि सभी के पास अपने खेत में जो बोरिंग की सुविधा नहीं होती है, दूसरे के बोरिंग से अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी। तो कह रहा है कोई कि अगर आपको अपने खेत तक पानी पहुंचाना है तो भाई 600 रुपये लगेंगे, पटवन का चार्ज 600 रुपये लगेगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी 600 रुपये में आपको अपने खेत तक पानी मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव को अगर सफाई कराना है, स्वच्छ गांव बनाना है, तो भाई एक संस्था है जो कि कितना रुपये लेता है? 847 रुपये लेता है। 847 रुपये लेता है और वो कहता है कि आपके गाँव को स्वच्छ कर दिया जाएगा, समृद्ध कर दिया जाएगा। कितना लगेगा? 847 रुपये आपको देना है। उसके बाद आता है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि गाँवों से अगर शहरों की सफाई के तुलना में, तो कहीं ना कहीं सफाई तो शहर में थोड़ा ठीक ही होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा कम सफाई करना पड़ेगा, यानी गाँव की तुलना में रुपया यहाँ पे कम है, 550 रुपये ही लगेगा। गाँव वाली जो संस्था है वो कितना मांग रही थी? 847 रुपये मांग रही थी सफाई के है, लेकिन जो शहर वाली संस्था है वो कह रही है सिर्फ और सिर्फ हम 550 यानी कि 550 रुपये में ही यहाँ शहर की सफाई कर देंगे, स्वच्छ शहर बना देंगे और विकसित शहर बना देंगे। तो ये आपका 550, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता यानी कि कहीं भी आने जाने के लिए जो परिवहन की सुविधाएं दी जाएंगी वो आपका सुलभ संपर्कता। तो सुलभ संपर्कता के अंतर्गत सरकार कहती है कि आप 450 रुपये हमें पेमेंट कर दो, उसके बाद हम आपको कहीं भी जाना होगा तो सुलभ संपर्कता यानी कि कहीं भी जाने के लिए परिवहन के लिए जो सुविधाएं होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये में। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। लास्ट आपका है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बस इसमें कुछ नहीं है, 500 रुपये आपको देना है। आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सभी को जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाएगी 500 रुपये में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये देना है, आपको भी मिलेगा और आपके लिए जो आपके साथ में होंगे उनको भी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी, तो 500 रुपये में। तो यही है आपका टोटल 5000 का बजट, 5000 करोड़ का बजट 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत, और इन सातों योजनाओं को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और आज आपको ये अच्छे से याद भी हो गया होगा। इन 7 निश्चय योजना को ध्यान में भी रखना है कि कौन सी योजना के अंतर्गत आपको कितनी राशि आवंटित की गई है और कौन 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत आता है और कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है। 7 निश्चय अगर 1 आपको याद हो तो उसको अब अलग रखिएगा, इसको अलग रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे तो दोनों से मिक्स करके बनेंगे कि कौन इसके अंतर्गत आता है कौन नहीं आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका 25 MCQ के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर आपको ऊपर में जो भी चीज़ें बताई गई समझ में आ गया, पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खास करके एंड टाइम पे यानी लास्ट समय में आपको अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। पीपीएससी के लिए जो भी हर मुमकिन प्रयास होगी वो हम लोग कर रहे हैं।
तो देखिए प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे और इसे याद रखना है, क्योंकि सीतामढ़ी के अंतर्गत आपको पता है कि माता सीता की सबसे काफ़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पे लगाई जाएगी, प्रतिमा बनाने की घोषणा की गई है, तो इसे याद रहेगा। और साथ में ये इसलिए भी चर्चा हो गया कि जो हमारा स्वदेश दर्शन योजना है उसमें इसको शामिल किया गया सीतामढ़ी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है? अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी दूसरा स्थान होगा। लेकिन बात करें कि क्या बिहार पहले स्थान में भी है किसी चीज़ में? हाँ बिल्कुल है, पहले स्थान में भी है। कौन कौन में? तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले स्थान में जैसे इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार सभी राज्यों में पहला स्थान पे रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अपने टेक्स्ट बुक को ऑनलाइन यानी कि ई लाइब्रेरी कह सकते हैं, ई लाइब्रेरी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार, ये भी ध्यान रख सकते हैं। सभी योजनाओं को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अभी जस्ट मैंने आपको कल बताया था कि बिहार की जो 71 योजनाएं होंगी, सभी 71 योजनाओं को उमंग ऐप पर दिखाया जाएगा। उमंग ऐप पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो सभी योजनाओं को डिजिटलाइज करने के मामले में बिहार पहला स्थान रखता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बिहार टॉप पे है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, ये तो ध्यान रखना है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पे समाज सुधार अधिनियम की स्टार्टिंग भी की गई थी। और एक चीज़ हम और याद रख सकते हैं कि पूर्वी चंपारण का जो पिपरा कोठी है, पिपरा कोठी में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? अभी हाल ही में बिहार का लिंगानुपात बताया गया। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हम कितना जानते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 918, ठीक है 918, और शिशु लिंगानुपात 935 होता है। लेकिन ये जो आंकड़ा आया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार आंकड़ा जारी किया गया, तो इसमें वर्तमान में बिहार का जो लिंगानुपात बताया गया वो 1090 बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार.org यह जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया? लेट्स इंस्पायर बिहार.org यह किसके लिए लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा उद्यमिता के विकास के लिए। उद्यमिता के विकास के लिए इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन सा जिला? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। गया से संबंधित में मैंने आपको एक बताया था रबर डैम, जो कि फल्गु नदी पर यहाँ पे बंद करके रेडी हो चुका है, इसे याद रखिएगा। और नालंदा से एक चीज़ हमने अभी जस्ट याद किया था कि समाज सेवी अमित कुमार जो पासवान है, अमित कुमार पासवान का संबंध कहाँ से? नालंदा से, जिनको 2022 का भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया? तो इसका संबंध भी कहाँ से होगा? इसका संबंध भी हो जाएगा गया से, गया ऑप्शन सी। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? सॉरी यार, यहाँ पे एक मिस्टेक है। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत के सभी राज्यों में बिहार की बात करते हैं। बिहार का कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार का स्थान यहाँ पे आपका हो जाएगा 13वां स्थान मिला था, इसलिए हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, 13वां स्थान होगा बिहार का। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे 25वां स्थान है, 25वां स्थान, ऑप्शन डी 25वां स्थान। अगला प्रश्न कि बिहार के किस वैज्ञानिक और उसकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया किसने?
तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उज्जवल वर्मा। डॉक्टर उज्जवल वर्मा, सी को टिक करेंगे। अगला सवाल, डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? तो आपने अगर आप राइट आंसर डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है मधुबनी। मधुबनी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दूसरे स्थान पे बात करें, जैसे कि आपका प्रथम जिला मधुबनी रहा, सेकेंड रैंक किसे मिला है? तो सेकेंड रैंक मिला है समस्तीपुर को। ठीक है, समस्तीपुर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पे गोपालगंज दिख रहा है, तो गोपालगंज से संबंध में हमने क्या देखा था? जैसे राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क आपका गोपालगंज में बनाया जाएगा। और अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था मनन कुमार मिश्रा जी के बारे में, मनन कुमार मिश्रा जी। तो मनन कुमार मिश्रा जी का संबंध जो कि हम कह सकते हैं लगातार 6वीं बार, लगातार 6 टाइम, ठीक है, 6वीं बार ये बीसीआई के चेयरमैन बने हैं, बीसीआई के चेयरमैन। और बांका संबंध में हमने क्या देखा? बांका के संबंध में 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मंडार पर्वत में दूसरा रोपवे स्टार्ट किया जा रहा है, दूसरा रोपवे स्टार्ट किया जा रहा है। और मंडार पर्वत को ही मोर अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसे याद रखेंगे। और ओढ़नी डैम का संबंध भी यहीं से हो जाता है, बांका जिले से। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखिए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान 22वां है। ठीक है, 22वां यहाँ पे सी होगा, 22वां। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संपार्विक प्रबंध सेवा लिमिटेड ने बिहार के किन 2 जिलों में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम मैंने आपको बताया था के निर्माण हेतु पायलट परियोजना शुरू किया? मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला जो कि साइलो गोदाम कहाँ पर बनने वाला है, तो ये एक तरह के चावल का गोदाम होता है। तो यहाँ पे साइलो गोदाम जो कि कैमूर और बक्सर, ऑप्शन बी, कैमूर और बक्सर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या है? ई संबंधन पोर्टल जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? बताइए कि ई संबंधन पोर्टल का संबंध किस से है? तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंध रखता है ई संबंधन पोर्टल, ऑप्शन ए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई हैं? कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई हैं? बिहार के शोक के रूप में प्रसिद्ध कोसी नदी में हाल ही में कितनी डॉल्फिन्स पाई गई हैं? 194, ऑप्शन बी, 194। और कोसी नदी हाल ही में चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि इस पे स्थित जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है उसको जो कि रद्द कर दिया गया। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया बिहार के किस उत्पाद को? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, शाही लीची। शाही लीची के लिए कौन सा जिला फेमस है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बताना आपको शाही लीची के लिए बिहार का कौन सा जिला जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बिहार के कितने पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था? राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया था, तो सी होगा करेक्ट आंसर, 12 पंचायती राज्यों को। ठीक है, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो अभी जस्ट हमने बात कर चुका है। सबसे पहला जो राज्य बना आपका ये कौन है? बिहार ही है, टॉप पे रहा है। यानी इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला जो राज्य बना है वो बिहार बना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर के कितनी फीसदी हो गया, कितने प्रतिशत हो गया? बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर के कितना फीसदी हो गया? तो ये आपका 15% हो चुका है, 15%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डगमारा जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा मैंने आपको बता दिया कि इसको हाल ही में रद्द कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, और जो कि ये बनाया जा रहा था कोसी नदी पर सुपौल जिले में, सुपौल में, तो इसलिए यहाँ पे सी होगा करेक्ट आंसर। अच्छा, सुपौल से क्या क्या चीज़ हमें याद रखना है? जैसे बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बन चुका है सुपौल, पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरा आपको याद रखना है कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, बिहार का थर्ड जैव विविधता पार्क आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो पहला और दूसरा कहाँ पे? तो पहला और दूसरा ऑलरेडी बना है, पहला आपका अररिया और दूसरा गया में। अररिया संबंधित क्या याद रख सकते हैं? अररिया से आपको मंकी पार्क यानी कि इसको रेडू पार्क के रूप में भी ध्यान रखेंगे, और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर ये याद रख सकते हैं, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर ये याद रख सकते हैं। अब देखिए और मैं बात बताऊं सुपौल के बारे में, तीसरा चीज़ याद रखना है, जैसे कोसी सफारी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और राजगीर की बात करें तो वहाँ पे तो जू सफारी स्टार्ट हुआ 16 फरवरी 2022 को, ये डेट याद रखेंगे। तीसरा कोसी सफारी सुपौल में। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जैसे चौथा पॉइंट्स के रूप में
तैरता बिजली घर, ठीक है, तैरता हुआ बिजली घर, जैसे दरभंगा और सुपौल। दरभंगा तो पहला है फ्लोटिंग और दूसरा आपका सुपौल हो जाता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक बिहार एक 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा, यानी 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी क्या देखे थे हम ऊपर में देखे थे ना कि 2030 तक ऐसा बात कहा गया है कि 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया, इसलिए डी होगा। और 25 में क्या क्या देखे थे, 25 में जैसे मार्च 2025 तक प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया, टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य 25 तक ही रखा गया। 30 तक एक और चीज़ देखे थे, जैसे एड्स के लिए, एड्स आपका ये ख़त्म करने की बात कही गई थी 30 तक। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक नई प्रजाति तैयार की गई है, आम यहाँ पे होगा, आम की, ठीक है, सॉरी आम होगा। आम की एक नई प्रजाति तैयार की गई, इसका नाम क्या है? आम की एक नई प्रजाति तैयार की गई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका हरमन 99। मैंने आपको बताया था हरमन 99 क्या है, तो आम की एक नई प्रजाति है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में बिहार में बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया, उस कुकिंग स्टोव का क्या नाम दिया गया? इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका, ध्यान रखेंगे, ए लैपिस फ्लेम, लैपिस फ्लेम, ऑप्शन ए लैपिस फ्लेम। अगला प्रश्न, बिहार से जुड़े किस व्यक्ति ने ट्रू कॉलर के तर्ज पर भारत कॉलर ऐप है, भारत कॉलर ऐप बनाया जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तो किस व्यक्ति ने बनाया ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि ये पटना के निवासी है, जिनका नाम है क्या? प्रज्वल सिन्हा। प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर के तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, और संजय कुमार को किस नाम से जानते हैं? मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया? मेडी रोबोट तैयार किया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आकांक्षा कुमारी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था अनीता गुप्ता के बारे में, जो कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कराता हूँ। अनीता गुप्ता, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अनीता गुप्ता, जिनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, अनीता गुप्ता को। आपको ये बताना है कि अनीता गुप्ता का संबंध किस जिले से है, ठीक है, किस जिले से है। और थोड़ा सा मैं अगर हिंट देना चाहूँ तो मैं हिंट देता हूँ, जैसे कि इस जिले ने हाल ही में हाइड्रोपोनिक्स खेती को शुरू किया, अब आपको बताना है कि वो ज़िला कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि पार्ट को कंबाइन करने वाली बात, तो आप लोग एक बार सोच करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ यानी 1 से लेकर के 20 तक का पीडीएफ आपको अभी जस्ट कुछ देर के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।